पहले यूटोपिया एआई कॉरपोरेशन की इमारत के सामने खड़ा था। यह गगनचुंबी संरचना आधुनिक वास्तुकला का प्रमाण थी, जिसका कांच का मुखौटा अंदर की महत्वाकांक्षाओं को दर्शा रहा था। यूटोपिया एआई कॉर्प 2 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों राममूर्ति ब्रह्मानंद और मेधा तिवारी द्वारा स्थापित की गई थी, जिनकी दृष्टि ने इस कंपनी को जीवन दिया। सचिन अपने आप से सोचते हुए, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करूंगा। शांत गांव गगन बवाड़ा से आए सचिन पाटिल की यात्रा असाधारण रही थी। एक विनम्र पृष्ठभूमि से उठकर उन्होंने आईआईटी मुंबई की परीक्षा शानदार अंकों से पास की। अब महत्वाकांक्षाओं से भरे सपनों के साथ वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने को उत्सुक थे। आज वह पुणे में यूटोपिया एआई कॉरपोरेशन के कार्यालय के प्रवेश द्वार पर अपने साक्षात्कार के लिए तैयार खड़े थे। यूटोपिया एआई राममूर्ति ब्रह्मानंद का ब्रेन चाइल्ड था, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किए हुए एक दूरदर्शी तमिल भारतीय थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्रांति लाने के सपने के साथ उन्होंने अपने समान रूप से प्रतिभाशाली साथी मेधा तिवारी के साथ इस महत्वाकांक्षी उद्यम की शुरुआत की। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में राममूर्ति की मुलाकात डॉक्टर मेधा तिवारी से हुई, जो वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत की एक उत्कृष्ट न्यूरो साइकोलॉजिस्ट विशेषज्ञ थी। मनोविज्ञान में उनकी विशेषज्ञता और एआई के प्रति उनकी दृष्टि के साथ उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई। मेधा की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की गहरी समझ उनके नए उद्यम यूटोपिया एआई की नींव बन गई। सचिन पाटिल यूटोपिया एआई मुख्यालय में मेधा तिवारी और राममूर्ति ब्रह्मानंद के सामने घबराहट में बैठे थे। उन्हें पता था कि यह उनके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में प्रवेश करने का अवसर था। साक्षात्कार कड़ा था, लेकिन उनके अंतिम उत्तर ने कमरे को मोहित कर दिया। सचिन आत्मविश्वास से, मनुष्य ने आग की खोज की जिससे पोषण में क्रांति आई। फिर पहिए का आविष्कार हुआ जिससे लॉजिस्टिक सुविधा के माध्यम से सांस्कृतिक क्रांति हुई। बिजली के आविष्कार ने आधुनिक क्रांति को जन्म दिया। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आगमन के साथ हम एक और गहन परिवर्तन के कगार पर हैं। एआई मानवता के भविष्य पर गहरा प्रभाव डालेगा। यूटोपिया एआई कॉरपोरेशन संज्ञानात्मक संभाव्य यानी कि कॉग्निटिव प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग के क्षेत्र में अग्रणी था। उनका अभिनव दृष्टिकोण वर्तमान डेटा के आधार पर भविष्य की बाजार स्थितियों की भविष्यवाणी पर केंद्रित था। टीम अथक परिश्रम करती थी, विशाल मात्रा में जानकारी का विश्लेषण करती थी ताकि रुझानों की भविष्यवाणी कर सके और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सचिन उत्सुकता से, तो संज्ञानात्मक संभाव्य मॉडलिंग वास्तव में कैसे काम करती है? मेधा समझाते हुए, हम उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करके वर्तमान बाजार डेटा का विश्लेषण करते हैं। पैटर्न और व्यवहारों को समझकर हम भविष्य के बाजार रुझानों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे व्यवसायों को सूचित निर्णय लेने और प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद मिलती है। मेधा उत्साहपूर्वक, संज्ञानात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत हमारे लिए बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी का आधार है। व्यक्तियों के निर्णय लेने के तरीके को समझकर हम भविष्य के बाजार व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकते हैं। सचिन जिज्ञासा पूर्वक, यह वास्तव में कैसे काम करता है? मेधा बोर्ड की ओर इशारा करते हुए, हम 4 आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्मुखी बनाम बहिर्मुखी, संवेदनशील बनाम अंतर्ज्ञानी, तर्कसंगत बनाम भावनात्मक और निर्णयात्मक बनाम ग्रहणशील। सचिन विचारशील होकर, तो इन गुणों का विश्लेषण करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी दिए गए स्थिति में कैसे व्यवहार करेगा। मेधा सिर हिलाते हुए, बिल्कुल, इन गुणों का नक्शा बनाकर हम विभिन्न बाजार स्थितियों का अनुकरण करने वाले मॉडल बना सकते हैं और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इससे हमें बाजार के रुझानों का अनुमान लगाने में एक अनोखा लाभ मिलता है। संज्ञानात्मक व्यक्तित्व सिद्धांत सीपीटी की नींव 4 द्वैत जोड़ों पर आधारित है, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। पहला, बाहरी दुनिया से जानकारी को कैसे संसाधित किया जाता है। संवेदनशीलता,
यानी कि सेंसिंग बनाम अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन। दूसरा, उस जानकारी के लिए सोचने की संरचना, निर्णयात्मक यानी कि जजिंग बनाम ग्रहणशील यानी कि परसीविंग। तीसरा, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सोचना यानी कि थिंकिंग बनाम महसूस करना यानी कि फीलिंग। चौथा, बाहरी दुनिया में स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं, अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट बनाम बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। इन 4 जोड़ों के आधार पर 16 विशिष्ट व्यक्तित्व प्रकार उभरते हैं। इन प्रकारों को आगे 2 उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दृढ़ या अशांत। यह ढांचा व्यक्तिगत निर्णयों को समझने का आधार बनाता है, जो भविष्यवाणी मॉडलिंग में सहायक होता है। फिर मेधा ने सचिन का परिचय रवि से कराया। सॉफ्टवेयर डिवीजन के उपाध्यक्ष रवि आत्मविश्वास और अधिकार के साथ खड़े थे। उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता और नवाचारी सोच के लिए जाने जाते थे। रवि यूटोपिया एआई कॉरपोरेशन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। सॉफ्टवेयर विकास और संज्ञानात्मक संभाव्य मॉडलिंग में उनकी विशेषज्ञता ने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया था। रवि उनके एआई प्रोग्राम सिफियालस के प्रमुख शिल्पकार थे। सिफियालस प्रोग्राम यूटोपिया एआई का गौरव था, एक अत्याधुनिक तकनीक जो भविष्य की समृद्धि की ओर उन्हें ले जाने का वादा करती थी। जैसे ही मेधा ने सचिन का परिचय रवि से कराया, कमरे में उत्साह और प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना थी। सचिन और रवि के बीच हाथ मिलाने का संकेत एक सहयोग की शुरुआत का प्रतीक था, जो सेफलस की शक्ति का उपयोग करके उद्योग में क्रांति लाएगा। कुछ दिनों के बाद सचिन ने खुद को यूटोपिया एआई में अपनी नई भूमिका में आराम से बसता हुआ पाया। वह खुश और उत्सुक थे, कंपनी के गतिशील वातावरण में खुद को डुबो रहे थे। हर दिन नए अवसर लाता था, जो उनके कौशल और ज्ञान को बढ़ावा देता था, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाओं को ऊर्जा मिलती थी कि वे यूटोपिया की नवाचारी परियोजनाओं में अर्थपूर्ण योगदान दें। उनका लक्ष्य भविष्य पर मजबूती से केंद्रित था, जहां वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद कर रहे थे। सचिन एक समर्पित किसान दंपति अहिल्या और शिवा पाटिल का पुत्र था। वे हरे भरे जंगल और प्रकृति से घिरे गगन बवाड़ा के दूर दराज के गांव में रहते थे। अहिल्या, जो एक बुद्धिमान लेकिन अनुशासित मां थी, सामाजिक आर्थिक प्रतिबंधों के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकी। हालांकि वह दृढ़ संकल्प थी कि सचिन को वह शिक्षा मिले जो वह नहीं पा सकी। शिवा, एक सहायक पिता, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सचिन को सीखने और बढ़ने का अवसर मिले। सचिन 2 दुनियाओं का अनूठा मिश्रण था, अपने गांव की ग्रामीण सादगी और आधुनिक शिक्षा की उन्नति। गगन बवाड़ा के सुरम्य गांव में पले बढ़े, जो जंगल के पास था। वह प्रकृति और गांव के जीवन से गहराई से जुड़े थे। फिर भी आईआईटी मुंबई में उनकी शैक्षणिक यात्रा ने उन्हें आधुनिक दुनिया से परिचित कराया, जिससे उन्हें दोनों वातावरणों की बारीकियों का अनुभव हुआ। इस दोहरेपन ने उन्हें अनुकूलनीय, अंतर्दृष्टिपूर्ण और परंपरा और प्रौद्योगिकी के बीच की खाई को पाटने के लिए उत्सुक बना दिया। एक दिन जब सचिन यूटोपिया एआई में अपने काम में तल्लीन थे, उनका फोन बजा। उनके पिता शिवा की परिचित आवाज में चिंता की गहरी टोन थी। अहिल्या ठीक नहीं है बेटा। शिवा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह बीमार है और यह गंभीर लग रहा है। कृपया तुम्हें घर आना होगा। उनके पिता की विनती की तत्परता ने ऑफिस के शोर को काटते हुए सचिन की तत्काल चिंता को खींच लिया। वह जानता था कि उसे अपने परिवार के साथ रहने के लिए गगन बवाड़ा लौटना होगा। सचिन ने घर लौटने के लिए गाड़ी चलाई, तब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जब सचिन घर पहुंचा तो उसने अपनी मां अहिल्या को गंभीर उन्माद में पाया। वर्षों तक एक बुद्धिमान महिला के रूप में एक रूढ़िवादी समाज द्वारा दमित रहने का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा था। सचिन ने अपने पिता से तुरंत सुझाव दिया कि वे उसे उचित इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाएं। हालांकि उनके पिता ने आखिरी उम्मीद का सहारा लेते हुए जोर दिया कि वे पहले वैद्यराज, एक पारंपरिक जड़ी बूटी उपचारक, के पास जाएं। सचिन और शिवा ने अहिल्या को वैद्यराज के पास ले आए, जो एक ऋषि समान जड़ी बूटी उपचारक थे
जिनकी उपस्थिति शांत और विश्वसनीय थी। उनका शांत स्वभाव और बुद्धिमान आंखें सचिन और उनके पिता में तुरंत एक आशा की भावना भर गई। अहिल्या की व्यथित स्थिति को देखकर वैद्यराज शांत स्वभाव के साथ पास आए। उन्होंने धीरे से उनका हाथ लिया और अपने ज्ञानपूर्ण तरीके से उनकी स्थिति का आकलन किया। एक छोटी शीशी की ओर बढ़ते हुए उन्होंने उसके मुंह में कुछ बूंदें जड़ी बूटी के अर्क की डाल दी। लगभग तुरंत ही अहिल्या का तनावपूर्ण और व्यथित चेहरा आराम करने लगा। वैद्यराज ने धीरे से कहा, अहिल्या, अब तुम भगवान द्वारा आशीर्वादित हो। तुम शांत और स्थिर महसूस कर रही हो। तुम शांति में हो। उनके शब्दों और अर्क के मिश्रण ने उन पर एक शांति की आभा ला दी। जड़ी बूटी का अर्क प्राप्त करने के तुरंत बाद अहिल्या गहरी नींद में सो गई। स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु सचिन इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गया। कैसे कुछ बूंदे जड़ी बूटी के अर्क ने हिस्टीरिया के मरीज को इतनी प्रभावी ढंग से शांत कर सकती है? यह सवाल उसे बेचैन कर रहा था, जिससे उसे इस मामले की और जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वैद्यराज की उपचार विधियों के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित सचिन की जिज्ञासा बढ़ गई, जिससे वह खोज की राह पर चल पड़ा। अर्क के जादुई प्रभाव की जड़ एक दुर्लभ जड़ी बूटी थी जिसे ट्रांसडेलिया कहा जाता था, जो पास के जंगल में पाई जाती थी। यह छोटी जड़ी बूटी विशेष परिस्थितियों में पनपती थी, जो जंगल के रहस्यों में लिपटी हुई थी। वैद्यराज ने इसकी जादुई विशेषताओं को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया, जिससे यह उनके उपचार शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण घटक बन गया। वैद्यराज पास के जंगल में जड़ी बूटी को सावधानी पूर्वक और गुप्त रूप से इकट्ठा करते थे। पेड़ों के माध्यम से छनती धूप और शांत वातावरण ने उनके कार्य को एक रहस्यमयी हवा दी। यह दुर्लभ जड़ी बूटी, जो केवल विशिष्ट परिस्थितियों में पाई जाती थी, उनके शक्तिशाली जड़ी बूटी अर्क की कुंजी थी। जिज्ञासा से प्रेरित सचिन गुप्त रूप से वैद्यराज का पीछा करते हुए जंगल में गया। उसने ध्यान से देखा कि अर्श समान आकृति जादुई जड़ी बूटी को इकट्ठा कर रही है। इसकी विशेषताओं को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित सचिन ने भी इसे आगे के अध्ययन के लिए चुपचाप कुछ जड़ी बूटी एकत्र की। सचिन ने अपनी जिज्ञासु मानसिकता के साथ घर पर एक अस्थायी प्रयोगशाला स्थापित की। उसने ट्रांसडेलिया जड़ी बूटी पर प्रयोग करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसकी अनूठी क्षमता की खोज की। यह जड़ी बूटी विशिष्ट निर्देशों के आधार पर जीवंत सपनों को प्रेरित कर सकती थी, जो इसके उपयोग के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रही थी। सचिन ने अपनी खोज का नाम ट्रांसडेलिया रखा, एक ऐसी इकाई जो किसी को सपनों की पारलौकिक दुनिया में ले जा सकती थी। इस असाधारण जड़ी बूटी में मस्तिष्क को प्रभावित करने की शक्ति थी, जिससे दिए गए विशिष्ट निर्देशों के आधार पर जीवंत सपने बनते थे। ट्रांसडेलिया का सार मस्तिष्क के नए आयामों को खोलने का वादा करता था, जिससे सपनों के क्षेत्र में असंभव को संभव बनाना संभव हो गया। सपने अवचेतन मन की प्रक्षेपण होते हैं, जो हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं के द्वार खोलते हैं। अलग अलग व्यक्तित्व अलग अलग सपने देखते हैं, फिर भी सपने सार्वभौमिक रूप से अवचेतन की दुनिया में प्रवेश का द्वार प्रदान करते हैं। सपने बनाकर हम मस्तिष्क की नई संभावनाओं को खोल सकते हैं। इस प्रकार ट्रांसडेलिया, जो जीवन सपनों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है, समाज पर व्यापक और अप्रत्याशित प्रभाव डालता है, जो मानव मन को समझने में क्रांति ला सकता है। सचिन ने ट्रांसडेलिया को यूटोपिया मुख्यालय में ले जाकर मेधा और राममूर्ति को प्रस्तुत किया। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सपनों की दुनिया से हाथ मिलाया, जो एक अज्ञात भविष्य की शुरुआत थी। Your subscription and likes are valuable for me. It's what needed to create more stories like this. Please like and subscribe. Thank you.